हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है इन्वायरमेंट का। ओके, क्या है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम जो है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है एक इकोसिस्टम। ठीक है, देखो सबसे पहला जो है एनर्जी फ्लो, एक कंसेप्ट है। देखो एनर्जी फ्लो क्या है, ये एक बेसिक चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है क्या एक एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब एनर्जी क्या है, ये सारे जो है एनर्जी क्या होती है, ये है एक इकोसिस्टम में रेफर करता है जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट में एक फूड चेन या फूड वेब के अंदर। अब फूड चेन और फूड वेब क्या वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, एक फूड चेन और फूड वेब में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ये एक वन वे प्रोसेस है, मतलब वापस नीचे नहीं आएगी। एक लेवल से जब दूसरे लेवल पे जाएगी, ये नहीं लेवल 2 पे चलेगी, लेवल 3 पे चलेगी, लेवल 1 से है ना, इधर से इधर गई, इधर से इधर, ये वापस इधर नहीं आएगी, ये ऐसे चलती है। ओके, अब क्या है, स्टार्ट फ्रॉम सन, एक सूरज से। ठीक है, सूरज से प्लांट लेते हैं एनर्जी, प्लांट से जो है वो मूव करते हैं थ्रू वेरियस ऑर्गेनिज्म। प्लांट से हम खाते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स है ना, वेजिटेबल्स, तो वो एनर्जी हम लेते हैं प्लांट से फूड के थ्रू। अब हम जो है, अगर हम नहीं, चलो कोई और ले लो, डियर ले लो, डियर ने घास खाया, घास को जो है लाइन ने खाया, तो लाइन एनर्जी हुई ट्रांसफर। ठीक है, तो क्या है, बिफोर डेसिपेटिंग एज हीट, और खत्म होने से पहले ना, अंडरस्टैंडिंग एनर्जी फ्लो जो है एक की है स्टडिंग के कैसे एनर्जी फ्लो को अगर आप समझ लोगे ना, तो आपको जो है इकोसिस्टम के फंक्शन और वो कैसे लाइफ को मेंटेन करते हैं ये समझ पाओगे। ठीक है, इसके लिए आपको वेरियस ट्रॉपिकल लेवल के इंट्रैक्शन समझने पड़ेंगे। ओके, मतलब फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, इनके बारे में आप समझोगे। आपको ऑटोट्रोप्स, हिट्रोट्रोप्स, अच्छा ये कार्निवोरस, हेर्बिवोरस, अच्छा ये चीज़ें, ये आप कंसेप्ट समझोगे तो आपको जो है एक एनर्जी फ्लो का जो है ना क्लियर पिक्चर माइंड में आएगा। वो समझ जाओगे तो आपको फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम जो है ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप्स देखते हैं एनर्जी फ्लो में। देखो सबसे पहले एनर्जी कहीं से इंपुट तो होगी ना, तो सन जो है वो प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का फॉर मोस्ट इकोसिस्टम। सोलर एनर्जी जो है वो कैप्चर की जाती है ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, जैसे प्लांट्स, एल्गेज या सम अदर बैक्टीरियाज, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना फूड बनाते हैं, वो एनर्जी को कैप्चर करते हैं कि नहीं। फिर क्या है, प्रोड्यूसर, ऑटोट्रोप्स। देखो प्रोड्यूसर जो है, जो ऑटोट्रोप्स है, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और स्टोर करते इन कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज। और ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं फूड चेन में। आगे जब फूड चेन आएगा तब ये आपको समझना जरूरी है, ये आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोरस से, जो हम लोग हैं या फिर जो डियर है, या जो वेजिटेबल्स खाने वाले हैं, ठीक है, वो फीड करते हैं इन प्रोड्यूसर्स पे और ट्रांसफर करते हैं ये स्टोर्ड एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। कैसे, ओनली पोर्शन ऑफ एनर्जी अबाउट 10% जो है वो ट्रांसफर होती है नेक्स्ट में, ड्यू टू 10% जो लॉ है एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी का लॉ, पता है नहीं पता, समझाऊंगा मैं आगे। तो सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, क्योंकि जो किसी ने, देखो एक डियर ने ग्रास खाया, ट्रीज खाया, वो खुद भी तो कुछ एनर्जी यूज करेगा ना अपना मेटाबॉलिज्म के लिए, अपनी और भी जो है जो काम करेगा, वर्क डन करेगा, कुछ जो है एनर्जी वो स्टोर करेगा 10%। ठीक है, अब उसको जो है, अब सेकेंडरी कार्निवोरस समझ लो, लायन है, वो जो है इस दीज एनिमल्स जो है वो ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब डियर को खाएगा ये लाइन, तो वो एनर्जी जो है डियर में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे 10% की 10%। उस 10% है जो उसकी 1% एनर्जी जो है लाइन में ट्रांसफर होगी। ठीक है, और एनर्जी जो है फर्दर रिड्यूस हो जाएगी, सम कुछ लॉस हो जाएगी एज ए हीट, और कुछ जो है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में भी तो यूज हो गया, डाइजेशन में, ट्रांसपायरेशन में, है ना, रेस्पायरेशन में। तो ये एनर्जी जो है, और फिर टर्शरी जो टॉप कंज्यूमर है समझ लो, है ना, जो प्रीडेटर है, जो फीड करता है ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे, जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे है, वो जो है उसको कुछ एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो जो एनर्जी अवेलेबल है हेयर वो स्लाइटली लेस है, क्योंकि क्यूमुलेटिवली हर स्टेज पे कुछ एनर्जी लॉस हुई है, समझो। फिर लास्ट में डीकम्पोजर जो है, फंगाई और जो बैक्टीरिया है, वो ब्रेक डाउन करते हैं जब डेड ऑर्गेनिजम्स को या वेस्ट मटेरियल को ना, तो रिसाइकल करते हैं वो न्यूट्रेंट, और वो न्यूट्रेंट सारे कहाँ हैं, दोबारा से सॉइल में चले जाते हैं, और सॉइल से दोबारा से इन्वायरमेंट इकोसिस्टम में प्लांट्स जो है सॉइल से कैप्चर करते हैं दोबारा से, और वो बट इनटू द इकोसिस्टम, बट रिलीजेज हीट एज ए एनर्जी डेसिपेट। इस तरीके से जो है ये सर्कल चलता है एनर्जी फ्लो का। इट स्टार्टेड फ्रॉम सन टू प्लांट्स, देन प्लांट्स टू प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर, देन इट इज डेसिपेटेड एज ए फॉर्म ऑफ हीट इनटू एंड इनटू द सॉइल और इनटू द इन्वायरमेंट। ओके, तो ये है। अब ये जो एनर्जी इनपुट से लेके पूरा जो प्रोसेस चला है, ये एक फूड चेन के बीच में हुआ है।
अब फूड चेन क्या है? ये एक लीनियर सीक्वेंस है जो इलस्ट्रेट करता है कैसे एनर्जी या न्यूट्रिएंट जो है वो फ्लो कर रहे हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। स्टार्टिंग विद प्रोड्यूसर और मूविंग थ्रू वेरियस लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स। पहले प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुआ, ऑटोट्रोप से, फिर हेटेरोट्रोप्स आए, ठीक है। तो इट शोज के हु ईट्स हुम एंड हेल्प्स अंडरस्टैंड द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल। मतलब कौन किसे खा रहा है, समझो कैसे। जैसे जैसे है ग्रेजिंग फूड चेन है एक किस्म का, जहां पे घास फूस है ना, तो बिगेन्स विद लिविंग प्रोड्यूसर, जैसे प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो मूव कर रहा है थ्रू हार्बोवोरस एंड प्रेडेटर्स। एग्जांपल एक ग्रास है, उसको ग्रास होपर ने खाया, ठीक है। फिर ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया। ये टॉप प्रेडेटर है। ये क्या है? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, फिर ये टॉप प्रेडेटर, ठीक है। यहां अगर एनर्जी उसने जो है ग्रास ने यहाँ 100% एनर्जी की, इसने 10% यहाँ से जो है ग्रास ऊपर ने खाया है ना, इसका 1%, इसका 1% का 10% इधर 1/10, इसका 10/10, यहाँ 10% का 1%। तो इस तरीके से जो है एनर्जी फ्लो हो रही है, न्यूट्रिशंस का फ्लो हो रहा है। वहीं डेट्रिटियस फूड चेन देखो, डेट्रिटियस फूड चेन जो है ना वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ शुरू होता है और इन्वॉल्व करता है डिकम्पोजिंग। जैसे डेड लीव से पत्ते जो है सूख के नीचे गिरे, अर्थवर्म्स ने उनको आहिस्ता आहिस्ता खाया, अर्थवर्म्स को बीटल्स को बर्ड्स ने खाया। तो इस तरीके से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। तो ये फूड चेन है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, मतलब फूड वेब, वही एक कंसेप्ट आता है। फूड चेन जो है वो ऑर्गेनिजम्स को इकोसिस्टम में एक दूसरे से क्या करता है, रिलेट कर रहा है कि कैसे जो है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे जो है फीड कर रहा है, खा रहा है ना। ये ज्यादातर जो है स्टार्ट कहां से होता है, प्रोड्यूसर से ही होता है, और एंड कहां होता है, टॉप प्रेडेटर के साथ। तो ये एक सीक्वेंस है कि एक ने एक को खाया, दूसरे ने खाया, तो क्या है, ट्रांसफर हो रही है फूड एनर्जी फूड चेन के बीच में। कैसे सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई फोटोसिंथेसिस में, फिर जो है स्मॉल हार्बिवोरस ने खाया, फिर लार्ज ने खाया, इस तरीके से, ठीक है। ओके, मैंने आपको 2 फूड चेन समझाए, एक जो है ग्रेजिंग फूड चेन समझाया किस तरीके से जो खाता है, ओके। एक मैंने आपको डिटेल्स समझाया जैसे लिटर, अर्थवर्म, चिकन, हॉक, इस तरीके से। अब फूड वेब देखो, फूड चेन जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ एक पार्ट फूड का, या फिर एक एनर्जी फ्लो, एक इकोसिस्टम में एक सिंगुलर एनर्जी फ्लो आपको मैंने समझाया कि इस तरीके से होता है। लेकिन देयर आर मल्टीपल फूड चेन्स हैं, इसको हम फूड वेब कहते हैं, ठीक है। फूड चेन एक सिंगल आइसोलेटेड सिस्टम है, लेकिन फूड वेब जो है ना वो सारी पॉसिबल जो है ट्रांसफर ऑफ जो है एनर्जी से समझ आता है, ठीक है। कैसे न्यूट्रिशन और एनर्जी जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इकोसिस्टम में हो रही है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? ईच ऑर्गेनिज्म में बिलोंग टू मल्टीपल फूड चेन। एक रैबिट को जो है क्या कैट भी खा सकती है, ठीक है। एक रैबिट को लायन भी खा सकता है, तो मल्टीपल फूड चेन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो ग्रास है ना, ग्रास को खाया किसने खाया ग्रास को? ग्रास होपर ने, ठीक है। ग्रास होपर ने खाया ग्रास को, समझे? अब ग्रास को खाया ग्रास होपर ने, और ग्रास होपर को जो है लिजर्ड ने खाया, समझ लो लिजर्ड है ना। ये फूड वेब है, फूड चेन एक सिंगुलर इवेंट है, ठीक है। अब यही ग्रास को जो है रैबिट भी खाएगा, मैंने अभी आपको बताया था, रैबिट भी खाएगा, और रैबिट को जो है हॉक खाएगा, चील होती है ना बड़ी बड़ी हॉक, और लिजर्ड को जो है हॉक खा सकता है। ये देखो इस तरीके से है ना। अब हॉक जो है ये देखो स्नेक, देखो स्नेक को भी तो हॉक खा सकता है, और यहां पे जो है माउस को खाता है स्नेक, और माउस जो ग्रास को खा रहा है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये एक वेब है, मल्टीपल जो है एक चीज जो है वो मल्टीपली कनेक्टेड हो सकते हैं, मल्टीपल फूड चेन बन सकते हैं, ठीक है। अगर हम सिंगुलर लेंगे फूड चेन, तो ये एक फूड चेन है ऊपर वाला, ठीक है। ये एक फूड चेन है, और ये पूरा जो है एक फूड वेब है, ठीक है। एक जाल बिछा हुआ है, ठीक है। अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, समझे?
मतलब एक फूड जो है, एक ग्रास होपर का फूड भी हो सकता है ग्रास, एक रैबिट जो है रैबिट का भी हो सकता है, या फिर कोई गोट काऊ का भी हो सकता है, समझे? तो प्रेफरेंस पे भी बेस्ड है। तो ये मल्टीपल जो एक चीज से एक एनिमल जो है डिफरेंट जो है ऑर्गेनिजम्स का जो फूड है या उनका जो प्रे है वो इंटरकनेक्टेड, इसको एक वेब कहते हैं, एक जाल बिछा हुआ है मतलब आपस में। चेन जो है एक सिंगुलर इवेंट है कि ग्रास को ऊपर एक चेन शो का, फूड चेन एक सिंगुलर इवेंट है, ये एक प्लूरल है, ये एक मल्टीपली कनेक्टेड है। समझ आया? ये है फूड वेब, समझे? देखो ना, ए बर्ड में भी ईटन बाई इंसेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर, या फिर किसी स्मॉल फिश के जो द्वारा भी खाया जा सकता है सेकेंडरी कंज्यूमर, समझे? बर्ड जो है वो किसी कीड़े मकोड़े को भी खा सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर है क्योंकि कीड़ा मकोड़ा सीधा घास खाता है, या फिर किसी सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खा सकता है जो क्या है, एक फिश है। तो मल्टीपली कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है? ओके, एग्जाम्पल ऑफ फूड वेब देखो, जैसे प्रोड्यूसर, जैसे ग्रास है वो श्रब्स, ट्रीज, प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास होपर, डियर, रैबिट, तो तीन प्राइमरी कंज्यूमर है कि नहीं? मल्टीपल प्राइमरी कंज्यूमर है। अब ग्रास होपर को लाइन थोड़ी खाएगा, लाइन तो डियर या रैबिट को खा सकता है। वहीं सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी मल्टीपल है, फ्रॉग है, स्नेक है, फॉक्स है। प्राइमरी कंज्यूमर्स भी देखो, श्रब्स, ट्रीज, प्लांट्स। फिर टर्शरी कंज्यूमर में हॉक है, ईगल है, वुल्फ है। डिकम्पोजर में फंगी, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म्स है। एरो कनेक्टिंग ईच ऑर्गेनिज्म डेमोन्स्ट्रेट के, देखो ग्रास को ग्रास होपर खा रहा है, फ्रॉग, हॉक, ग्रास को डियर भी खा रहा है, वुल्फ भी खा रहा है। डेड ऑर्गेनिज्म फंगाई है, सॉइल न्यूट्रिशंस, ग्रास फिर से पैदा होगी। देखो फंगाई डिकम्पोज करेगा सॉइल में, ठीक है, इन एनिमल्स की हड्डियां वड्डियां, तो वो डिकम्पोज होकर दोबारा फर्टाइल हो जाएगी, तो ग्रास ऊपर, तो ग्रास पैदा होगी। तो मल्टीपल जो है चेन ऑफ मल्टीपल चेन्स को कहते हैं फूड वेब, और एक सिंगुलर इवेंट जो है वो है चेन, फूड चेन, एक सिंगल चेन, और वेब जो है एक मल्टीपल जाले बिछे हुए हैं ना। तो इस तरीके से फूड वेब है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इकोलॉजिकल पैरामिड्स। देखो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ रिलेशनशिप जो है डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल पे एक इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की। ये हमें मदद करता है कि कैसे हम विजुअलाइज करेंगे किस तरह से जो है एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, या बायोमास है, या फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है अक्रॉस ट्रॉपिकल लेवल। स्टार्टिंग विद प्रोड्यूसर तो हमेशा बेस पे रहेगा, और अप टू द टॉप प्रेडेटर। टाइप देखो, जो ट्रॉपिक लेवल है ना वो एक्सप्रेस किया जाता है एक मतलब ग्राफिकल वे में, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे, ठीक है। ये डिफरेंट में जैसे तीन इकोलॉजिकल जो है तीन कैटेगरी में होता है, या नंबर के पे ऊपर बेस, या बायोमास पे बेस मतलब वेट पे, या फिर एनर्जी या प्रोडक्टिविटी। समझो कैसे। अब नंबर पे बेस ये टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड है जो रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है ईच ट्रॉपिक लेवल पे इन सिस्टम। इट प्रोवाइड इंसाइट इनटू द पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रोड्यूसर, हार्बिवोरस, प्रीडेटर, बट डज नॉट कंसीडर द बायोमास और एनर्जी कंटेंट। कैसे देखो, एक होता है, देखो टाइप है इसमें, एक अपराइट पैरामिड नंबर है, मतलब देखो ऐसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से, अपराइट मतलब ये, ठीक है। अपराइट मतलब बेस जो है इसका बड़ा है। यहां पे क्या है, यहां पे क्या प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, मल्टीपल ग्रास होंगे यहां पे, ठीक है, मल्टीपल है, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या है, ग्रास होपर समझ लो, प्राइमरी कंज्यूमर, ओके। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, 10, 20, 50। अब घास जितनी घास है, जितना ग्रास है, उतने रैबिट थोड़ी, उतने ग्रास होपर थोड़ी होंगे, तो कम होंगे, 3, 4, 5, 8, 10, 20। उसके ऊपर जो क्या है, जितना ये देखो ना अपराइट, इस तरीके से यहां से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फ्रॉग, अब फ्रॉग जितने ग्रास ओपन है उतने फ्रॉग थोड़ी होंगे जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके ऊपर जो है टर्शरी कंज्यूमर उतने थोड़ी होंगे, जैसे स्नेक है, ठीक है। या इधर जो टॉप जो कार्निवोरस है वो उतना, जितनी घास, जितने डियर है उतने लाइन थोड़ी होंगे। तो ये अपराइट दिखा रहा है, पैरामिड ऑफ नंबर। तो इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल क्या है, ऊपर जाते हुए डिक्रीज होते हैं, बेस से प्रोड्यूसर से जो है टॉप कार्निवरस की तरफ अपराइट में पैरामिड ऑफ नंबर जो अपराइट है वहां डिक्रीज होते हैं। और ये ज्यादातर कहां पे है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में होता है, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ओके, ठीक है। कॉमन इन इकोसिस्टम लाइक ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में तो जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो डिक्रीज होते हैं जैसे हम मूव करते हैं ऊपर वाले हर एक ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक लेवल है ना ऊपर, जैसे ग्रासलैंड, जैसे ग्रास है मेनी इंडिविजुअल्स है, ग्रास होपर फ्यू है, फ्रॉग और कम है, फिर हॉक उससे भी कम है।
अब इन्वर्टेड पिरामिड में इसमें क्या होता है, देखो, अकर व्हेन सिंगल प्रोड्यूसर सपोर्ट मेनी कंज्यूमर्स, कॉमन इन इकोसिस्टम जहां लार्ज प्रोड्यूसर हैं जैसे ट्रीज है। इसमें देखो कैसे, ट्री इकोसिस्टम, वन ट्री मेनी इंसेक्ट्स फ्यूर बर्ड्स एंड फ्यूर हॉक। देखो इसमें क्या है, ये जो है अपराइट नहीं है, ये क्या है, इन्वर्टेड है, मतलब ये ऐसे है, ऐसे, ये हम नंबर वाले में देख रहे हैं। यहां एक ट्री है, समझ लो एक ट्री है, समझे, एक ये सिंगल है, तो बेस क्या है, छोटा है, जो इन्वर्टेड है ना, तो इस ट्री के ऊपर जो है मल्टीपल जो क्या है, क्या होंगे, मल्टीपल हार्बिवोरस से मतलब मल्टीपल जो है बर्ड्स होंगे, अलग अलग टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स होंगे, 1 2 3 4 5 50 है ना, उसके ऊपर जो उससे मल्टीपल क्या है, उन बर्ड्स पे जो है बीटल्स, पैरासाइट, इंसेक्ट्स, ठीक है, और उसके अंदर जो है बहुत सारे हाइबर पैरासाइट्स होंगे, बैक्टीरिया, फंगाई, बहुत सारी चीजें। तो क्या है, ये क्या है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। यहां बेस पे एक सिंगल बड़ा फॉरेस्ट है, एक बड़ा ट्री है, सॉरी, और उसके ऊपर मल्टीपल है। ये जो है बेस्ड ऑन नंबर है पिरामिड, ठीक है, ओके। एक ट्री है, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, फ्यूर बर्ड्स है और फ्यूर हॉक्स है उसके ऊपर, ठीक है। अब देखो पिरामिड ऑफ बायोमास, देखो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट है जो शो करता है कितनी टोटल बायोमास, कितना ड्राई वेट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ईच ट्रॉपिकल लेवल पे है इकोसिस्टम में, समझे। मतलब कि इस अप्रोच में जो है इंडिविजुअल जो है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कितना वेट काउंट किया जाता है इंस्टेड ऑफ, मतलब उसका वेट देखा जाता है इंस्टेड ऑफ कितने नंबर में, जैसे हमने पहले ट्रीज देखा था, है ना। इसमें क्या है, देखो इसमें भी अपवर्ड भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। मैं आपको समझाता हूँ, इन दोनों को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। देखो अब इन्वर्टेड, देखो जो पिरामिड है बायोमास का, बायोमास इसका क्या है, बेस्ड ऑन ड्राई वेट है ना। अगर आप ये देखोगे इन्वर्टेड में, ठीक है, इसके नीचे देखो ये ग्रास है, समझ लो ये ग्रास है, ग्रास का वेट करोगे तो 1000 kg आएगा, 1000 kg की ग्रास है, उसको जो है डियर खा रहा है, समझ लो डियर और रैबिट, यहाँ डियर है, यहाँ रैबिट है, ओके, तो वो कितना खा रहा है, 100 kg। अब 1000 kg ग्रास थोड़ी खाएगा, 100 kg ग्रास खाएगा ज्यादा से ज्यादा, ये दोनों मिलके, ठीक है। अब इस 100 kg में से जो है इन दोनों का वेट जो है वो 100 kg नहीं होगा, ठीक है। एक जो प्राइमरी कंज्यूमर है, समझ लो फॉक्स है, वो खा रहा है, वो 10 kg खाएगा ज्यादा से ज्यादा, वो 100 kg थोड़ी एक फॉक्स खाएगा, ठीक है। टॉप कार्निवोरस, यहाँ लायन है, वो फॉक्स का ज्यादा से ज्यादा 1 kg खाएगा, पूरा थोड़ी खा जाएगा। तो ये जो है बेस्ड ऑन वेट कितना जो है ड्राई वेट कितना ऊपर जा रहा है, समझे। पिरामिड ऑफ बायोमास यूजुअली डिटरमाइन करता है कि कितना ऑर्गेनिज्म कलेक्ट कर रहा है, और सेपरेटली मेजर किया जाता है उनके ड्राई वेट, ठीक है। ये जो है साइज डिफरेंस जो प्रॉब्लम होती है ना, ऑल काइंड ऑफ जो डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल पे, तो बेस्ड ऑन वेट है। इसमें इन्वर्टेड भी है, देखो इसमें भी देखो, अगर इसमें हम लोग जो है ये बेस में देखेंगे तो यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर है, समझ लो, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर से बहुत सारे छोटे 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 फिशेज हैं, इंसेक्ट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, है ना, जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये आगे जा समझेंगे। उसके ऊपर जो है फिशेज है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, वो इनको खा रही है, वो n नंबर में, ठीक है, उनका वेट भी ज़्यादा है। अब उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है बड़ी बड़ी शार्क्स, उनका वेट्स कितना है, ठीक है, बेस्ड ऑन वेट यहाँ पे क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। ये इन्वर्टेड, देखो फाउंड इन टेरेस्ट्रियल, जैसे अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास, फाउंड इन टेरेस्ट्रियल बायोमास जो है वेट जो है डिक्रीज होता है प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द बेस टू टॉप। फॉर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ट्रीज या प्लांट जो लार्जेस्ट, कितने ट्रीज और प्लांट्स हैं एक फॉरेस्ट में, उसका वेट तो बहुत ज्यादा है ना। वहीं अगर डियर और इंसेक्ट्स देखो, उनका वेट कम है। फिर प्रेडेटर जैसे टाइगर्स और ईगल्स हैं, उनका वेट और कम होगा, क्योंकि नंबर के हिसाब से ना बहुत सारा ज्यादा है लेकिन वेट कम है, क्योंकि साइज कम होगा ना। फिर जो है इन्वर्टेड पैरामीटर में हुई है, प्रोड्यूसर लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनका स्मॉलर बायोम वेट होता है देन द प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे जू प्लैंक्टन्स है, बिकॉज दे प्रोड्यूस आर कंज्यूम रैपिडली। इक्वेटिक इकोसिस्टम में प्लस साइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिश विद लार्ज फिश, तो इस तरीके से इन्वर्टेड भी और अपराइट भी। ये है बायोमास। अब है ये एनर्जी पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये याद रखना, पिरामिड ऑफ एनर्जी सिर्फ अपराइट होती है, क्योंकि एनर्जी सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ सिंगल वे में इस तरीके से ट्रांसफर होती है। एक तो वो बात है। ये कंपेयर फंक्शन रोल जो है ना, एक एनर्जी पिरामिड रिफ्लेक्ट करता है लॉ ऑफ
थर्मोडायनामिक्स है, जिसमें कन्वर्जन जो है सोलर एनर्जी का पहले केमिकल एनर्जी में होता है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया ना, सोलर एनर्जी को प्लांट्स केमिकल एनर्जी में करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, और हीट एनर्जी में, और हर ट्रॉपिक लेवल पे जो है एनर्जी लॉस होती है ना, एनर्जी डेसिपेट होती है ना, जैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी लेवल पे, आपने थर्मोडायनामिक के लॉ पढ़े ना, और इसलिए ऑलवेज जो है अपराइट होती है, और नीचे जो है बेस हमेशा बड़ा होता है। देखो ईच पैरामीटर हैज ऑलवेज अपराइट बिकॉज एनर्जी जो है वो डिमिनिशेस होती है जैसे जैसे वो ऊपर मूव करती है। मेजर किलो जूल में मेजर की जाती है या कैलोरीज पर यूनिट। 10% रूल है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में पास होती है, वाइल रेस्ट इज एक हीट के फॉर्म में जो है लॉस हो जाती है थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस या फिर वेस्ट। ओके, इसका देखो कैसे है, देखो मैंने आपको बताया ये बेस है, ठीक है, ओके, ये जो है ग्रास है, मल्टीपल ग्रास है ना, तो इस ग्रास जो सारी है उसकी समझ लो 10,000 कैलोरीज है, किलो है ना, कैलोरीज है ना, तो वहीं जो है ऊपर जो है इस ग्रास, सारी ग्रास को तो नहीं खा जाएंगे ना, प्राइमरी जो ग्रास होपर्स कितनी ही एनर्जी यहाँ से कंज्यूम, 100 कैलोरीज की खाएंगे ग्रास होपर्स, ठीक है, फिर जो है सेकेंडरी को 10 kgs ले, क्योंकि 10% रूल है, 10% बाकी लॉस हो जाएगी एज ए हीट, जो अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस है, अब इंसान को डाइजेशन करना है, सांस लेनी है, बहुत सारी प्रोसेसेस है, तो रैट खाएगा ग्रास होपर को, उसके ऊपर जो है कोई क्रो या फिर कोई हॉक खाएगा तो वो 10% लेगा, तो इस तरीके से सॉरी, ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमेशा अपराइट होता है क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है, बेस हमेशा इसका ये जो है ब्रॉड रहेगा। ओके, तो इस तरीके से जो है फूड वेब और फूड चेन चलता है इकोसिस्टम में, इस तरीके से इकोसिस्टम वर्क करता है, ठीक है, इकोसिस्टम इस तरीके से वर्क करता है टू बी ऑनेस्ट। तो हमने ये समझा फूड वेब क्या है, फूड चेन क्या है, इकोलॉजी के पैरामिड, नंबर का, बायोमास का, एनर्जी का, ठीक है, बायोमास और नंबर में अपराइट और इन्वर्ट दोनों होता है, इन्वर्टेड और अपराइट दोनों होता है, और एनर्जी में सिर्फ जो है अपराइट होता है, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे पोल्यूशंस जो है डिफरेंट लेवल्स पे जो है पोल्यूशंस भी होता है, उसमें दो कंसेप्ट जो है सिर्फ आप डेफिनेशंस याद रखोगे बहुत है। एक है बायोमैग्निफिकेशन। देखो एक हार्मफुल सब्सटेंस जो है, जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस मूव करता है फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और कंसंट्रेशन जो है सब्सटेंस की वो इंक्रीज होती है, इसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। फॉर एग्जांपल एक स्मॉल फिश है, छोटी सी फिश है, दैट हैज एक्यूमुलेटेड मर्करी मे बी ईटन बाई ए लार्ज फिश विच इन टर्न इज ईटन बाई ए बर्ड, और एट ईच स्टेप जो कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट है वो ग्रो करेगा, लीडिंग टू हाई ट्रॉपिक लेवल और टॉक्सिसिटी इन अपेक्स प्रेडेटर। समझो कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो यहां वाटर है, वाटर में क्या है, मरकुरी या कोई और हार्मफुल सब्सटेंस भी हो सकता है, ठीक है। अब जो है इस वाटर को जो है प्रोड्यूसर्स जो है जू प्लैंक्टन्स या कुछ भी है ना, वो खाते हैं ना, वो उसके उनमें जाती है ना, मल्टीपल नंबर ऑफ जू प्लैंक्टन्स है, ठीक है, उन्होंने खाया, इसके ऊपर क्या है, फिशेज है। अब फिशेज तो अब हर एक में जो है कुछ ना कुछ है ना, अब एक फिश है, उसने खाया, दूसरे फिश ने खाया, तीसरे ने खाया, चौथे ने खाया, पांचवें ने, छठे ने, तो थोड़ा 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 इसमें पोल्यूशन चला गया कि नहीं, इन सब में थोड़ा थोड़ा इन्होंने हार्मफुल पोल्यूटेंट जो है वो खा लिया है, खाया कि नहीं खाया। अब जो है एक एक फिश में तो थोड़ा थोड़ा है, लेकिन जब इसमें एक उससे बड़ी फिश खाएगी, लार्ज फिश खाएगी, तो लार्ज फिश एक फिश को खा के तो उसका पेट नहीं बढ़ेगा ना, वो मल्टीपल फिशेस खाएगी, ठीक है, 10 फिश खाई, तो 10 के अंदर जो एक था पोल्यूटेंट, वो इस 10 का 10 एक जगह पे इकट्ठा हुआ कि नहीं, उसने 10 फिशेज खाए, उसका पोल्यूशन भी तो अंदर का जो हार्मफुल पोल्यूटेंट था वो भी तो उसने खा लिया ना, तो क्या हुआ, उसके अंदर कंसंट्रेट हो गया कि नहीं। बायो एक्यूमुलेशन क्या है कि कंसंट्रेशन हो रहा है फूड चेन में, ठीक है। अब ये जो है, जो पहली ये मरकुरी थी एनवायरनमेंट में, जू प्लैंक्टन ने खाई, ये है बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन। अब जो ये एक से दूसरी में गया और उन्होंने मल्टीपल्स ने खाया, और फिर मल्टीपल को एक बड़ी फिश ने जो है मल्टीपल को खा के जो है, ये है बायो मैग्निफिकेशन, कि मैग्नीफाई हो रहा है, एक से दूसरे में जा रहा है, दूसरे, इसको रेफर करते हैं एक टेंडेंसी जो पोल्यूटेंट कंसंट्रेट करता है जैसे जैसे वो एक से दूसरे में जा रहा है, ठीक है। और इस बड़ी फिश एक को जो है किसी एक, समझ लो एक हॉक ने खाया है ना, ठीक है, तो ये बड़ी फिश का जितना इसमें पोल्यूटेंट था वो सारे इसमें चला गया ना,
तो ये हो गया बायोमैग्निफिकेशन। एक्यूमुलेशन कैसे हुआ? इन्वायरमेंट से जू प्लैंक्टन्स में, ठीक है। देखो ना, बायोमैग्निफिकेशन है कि मतलब एक स्टेप, एट ईच स्टेप जो कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट की वो ग्रो करती है। हायर टॉक्सिसिटी अपेक्स प्रेडेटर में, मतलब एक ने थोड़ा खाया, फिर उस थोड़े को जो है एक ने खाया, उसको इतना हार्म नहीं हुआ क्योंकि उसने एक चीज़ खाई। अब जो उससे बड़ा प्रेडेटर होगा उससे ऊपर वाली फूड चेन में, वो उन 5-6 चीज़ों को खाएगा तभी उसका पेट बढ़ेगा। उन 5-6 में जो 1% पोल्यूटेंट होगा तो उसमें तो 6-7% हो गया ना, क्योंकि उसने 7 फिशेज खाई। तो इस तरीके से बायोमैग्निफिकेशन हुआ। एक्यूमुलेट जो होता है वो ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस, टिपिकली एक टॉक्सिक केमिकल जो होता है इन ए ऑर्गेनिज्म बॉडी ओवर द टाइम। ये अकर करता है जब ऑर्गेनिज्म जो है वो मोर सब्सटेंस देन इट कैन एलिमिनेट, मतलब वो इतना खा जाता है जितना एलिमिनेट नहीं कर पाता। मतलब वो 1% टॉक्सिसिटी अगर एलिमिनेट कर दो वो 10 फिशेज खाएगा। तो यूजुअली जो कंसंट्रेशन होता है वो बिल्ड अप कर देता है उनके टिश्यूज में। तो ये दो कंसेप्ट है, बायो एक्यूमुलेशन मतलब किस तरीके से फूड चेन में जो है इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है वो जो वो खा रहा है, ठीक है। एक फिश खाई, 2, 3, 4, तो 1% जो था उसमें 6% बढ़ गया। मतलब परसेंटेज में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बायो एक्यूमुलेशन और बायो जो मैग्निफिकेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बायोटिक इंटरेक्शन। देखो ये बायोटिक इंटरेक्शन क्या है? लिविंग है, मतलब बायोटिक मतलब लिविंग, जिंदा लोगों का इंटरेक्शन। ये रेफर करता है एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता, या फिर जो एक इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ जो अकर करती है लिविंग बींग्स के बीच में एक इकोसिस्टम में। हम इंटरेक्ट करते हैं ना एक दूसरे के साथ। इंटरेक्शन कैन है, इसका पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल इफेक्ट भी हो सकता है ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। एक लाइन अगर एक डियर को खा रहा है तो वो अपने सर्वाइवल के लिए भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा उसको जो है, अगर लाइन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ओवर द वो टाइम वो सब डियर्स को एलिमिनेट करेगा कि नहीं। तो ये एक इंटरेक्शन है इकोसिस्टम के अंदर, ये प्ले करती है क्रूशियल रोल शेप करने की स्ट्रक्चर और डायनामिक इकोसिस्टम का किस तरीके का होगा, ठीक है। कुछ मेन टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो पहली तो है प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब क्या है कि ये इंटरेक्शन है जहां एक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो प्रीडेटर है, मतलब किल करेगा और ईट कर जाएगा अनदर ऑर्गेनिज्म जिसको हम प्रे बोलते हैं। एक शिकार है और एक शिकारी है। इसका ये एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन है, जहां जो प्रे है वो जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट होगा और जो प्रीडेटर है उस पर पॉजिटिव। एक एग्जांपल लो, एक लाइन हंटिंग है या ईटिंग जेब्रा। एक लाइन जो है जेब्रा को खा रहा है तो लाइन तो बेनिफिट कर रहा है, वो उसको तो फायदा हो रहा है, उसको फूड मिल रहा है, लेकिन जेब्रा को तो खतरा है ना कि वो खत्म हो गया। तो क्या है, एक का पॉजिटिव है और दूसरे का जो है नेगेटिव इंपैक्ट है। यहाँ लाइन पे पॉजिटिव है और जो है डियर पे नेगेटिव इंपैक्ट है, समझ गए। प्रीडेशन मतलब प्रीडेटर एक है और दूसरा जो है प्रे है। एक को ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट है, उसको खाना मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है सर्वाइवल के लिए, दूसरे पे नेगेटिव इंपैक्ट है, वो तो खत्म हो गया ना, खत्म, ठीक है। उसकी पॉपुलेशन कम होगी, दूसरे की इंक्रीज होगी। ये इकोसिस्टम में जो है ये वेरियस जो है इंटरेक्शंस है, ठीक है। दूसरी चीज कंपटीशन, ये जो आकर करता है जब दो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वाया द सेम रिसोर्स जो है जैसे फूड या वाटर या शेल्टर या मेट्स के लिए लड़ता है। ये इंटरेक्शन आकर करती है बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन भी होता है या बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, दो सेम स्पीशीज में भी हो सकता है या दो डिफरेंट स्पीशीज में भी हो सकता है। कंपटीशन टिपिकली रिजल्ट करता है नेगेटिव आउटकम में भी दोनों पार्टीज के लिए। एग्जांपल देखो, दो स्पीशीज है बर्ड्स की, वो कंपीट कर रहे हैं सेम ट्री के लिए फॉर नेस्टिंग स्पेस, समझे। या फिर देखो एक रैबिट जो है, एक और एग्जांपल देखो, एक रैबिट और एक डियर, ठीक है, और एक काउ, तीनों डिफरेंट स्पीशीज है, डिफरेंट स्पीशीज, ये तीनों जो है ग्रास खा रही हैं। तो ये क्या है, अब ग्रास पे भी नेगेटिव इंपैक्ट है, वो खत्म हो जाएगा, और इन पे भी नेगेटिव इंपैक्ट कैसे है कि ये सारी चीजें जो है एक पे ही कम्पीट कर रहे हैं। जब ग्रास खत्म हो जाएगा तो इनका फूड हैबिट भी खत्म हो जाएगा, तो दोनों पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। या क्या है, मल्टीपल काउज है और उतनी ग्रास नहीं है, ग्रास है लेकिन अब काउज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ग्रास भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ओवर द टाइम दोनों कंपीट करें एक दूसरे, ये काउज इसको ग्रास को कंपीटिशली खा रहे हैं, ग्रास खत्म हो जाएगी। काउ पे कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा, फिर उसके बाद ग्रास ही खत्म हो जाएगा, अब काउ का सर्वाइवल ही खत्म हो गया। तो ये है, ये कंपटीशन बिटवीन द टू स्पीशीज या टू थिंग्स इन इकोसिस्टम, पानी के लिए, वाटर के लिए, कैसे भी है ना, ये है कंपटीशन।
तीसरा है म्यूचुअलिज्म। देखो म्यूचुअलिज्म एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन है जहां बोथ ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें बेनिफिट होता है, फायदा होता है अपने रिलेशनशिप से, पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है दोनों पार्टीज के। एग्जांपल बीज और फ्लावर, बीज और फ्लावर देखना, बीज कलेक्ट करती है नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर फॉर फूड, और वाइल जो है हेल्प करती है फ्लावर को पोलिनेट करने के लिए, एडिंग इनटू रिप्रोडक्शन। अगर बीज जो हैं वो फ्लावर से अपना फूड नहीं लेंगे तो फ्लावर भी जो है पोलिनेट नहीं करेंगे और वो भी जो है अपना रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। दोनों का फायदा हो रहा है, बीज को फूड मिल रहा है, ये पोलिनेट हो रही है। ये जो है म्यूचुअलिज्म है, मतलब म्यूचुअल एक किस्म का जैसे म्यूचुअल कंसेंट होता है ना, कि दोनों पार्टीज को फायदा हो रहा है। ठीक है, ये तीसरा। चौथा है वो है कमेंसलिज्म। देखो कॉमेंसलिज्म ये एक रिलेशनशिप है जहां एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड है और दूसरे को ना तो फायदा हो रहा है ना उसको कुछ हार्म हो रहा है। जैसे कमेंसलिटी होती है ना बिटवीन द डिफरेंट कास्ट, हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, कि इंटरेक्शन हो रही है जहां फायदा हो रहा है एक को, दूसरे को ना हार्म हो रहा है ना ही कोई फायदा हो रहा है। जैसे बर्नैकल्स, जो बर्नैकल्स है वो अटैच्ड होते हैं एक शेल ऑफ टर्टल्स के साथ। अब बर्नैकल्स जो है वो बेनिफिट करते हैं बाय गेटिंग एक्सेस टू न्यूट्रिएंट रिच वाटर, वाइल टर्टल्स जो है वो अनअफेक्टेड रहते हैं। और कोई कमेंसलिटी की एग्जांपल जहां एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को ना हार्म हो रहा है ना ही क्या हो रहा है, ना ही फायदा हो रहा है। और कोई एग्जांपल बताओ आप। तीसरी चीज है जो पैरासिटिज्म है। देखो पैरासिटिज्म में जो है ना पैरासाइट होते हैं, ये जो है ये इंटरेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनिजम्स के साथ, है ना, वेयर वन ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट है वो बेनिफिट करता है एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म होस्ट। तो पैरास जो साइट है वो हार्म करते हैं होस्ट को, लेकिन वो उसको मारते नहीं, यूजुअली डू नॉट किल इट एज इट रिलाइज ऑन द होस्ट फॉर सर्वाइवल, क्योंकि ये उन पे रिलाई करते हैं, उनको मारेंगे नहीं। जैसे ए टिक फीडिंग ऑन द ब्लड ऑफ ए डॉग, ये टिक फीडिंग जो है ये बेनिफिट करता है, न्यूट्रिएंट निकालता है, वाइल डॉग इज हार्म्ड बाय लूजिंग ब्लड, लेकिन पोटेंशियली सफरिंग फ्रॉम डिजीज कैरिड बाय द टिक। जैसे वो जो है भैंसे, इन पे छोटे 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 कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स, वो जो है इनसे कंटिन्यूसली ब्लड जो है सक करते रहते हैं। अब लॉन्ग टर्म देखो, शॉर्ट टर्म कोई इंपैक्ट नहीं, लॉन्ग टर्म में ब्लड उनका जा रहा है, उनका हार्म हो रहा है, लेकिन उनको मारते भी नहीं कंप्लीटली। अब एक छोटे मोटे कीड़ों से तो एक बफेलो या काव थोड़ी मरेगी, मैमल्स, लेकिन इनका फायदा भी हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन उनको जान से नहीं मारे। ये है पैरासिटिज्म। ठीक है, एक होता है एमेंसलिज्म। ठीक है, एमेंसलिज्म में क्या है, इसमें क्या है, एमेंसलिज्म में जो है ये इंटरेक्शन एक ऑर्गेनिज्म जो है इसमें हार्म होता है और अदर जो है अनअफेक्टेड रहता है। ये रिलेटिवली रेयर टाइप ऑफ इंटरेक्शन होती है। एग्जांपल, एक रिलीज जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं कुछ प्लांट्स, जैसे ब्लैक वॉलनट ट्रीज हैं, या इनहैबिट्स द ग्रोथ ऑफ नियर बाई प्लांट्स, हार्मिंग देम बट नॉट बेनिफिटिंग फॉर द इंटरेक्शन। कुछ चीजें होती है जिसमें आप दूसरे का नुकसान कर रहे हो और अपना भी कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ टॉक्सिन्स जो है प्लांट्स छोड़ते हैं ना, उनसे जो है जो सराउंडिंग के कुछ प्लांट्स बड़े अफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका भी कोई फायदा नहीं हुआ टॉक्सिन छोड़ने का। ठीक है, और दूसरे का भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें नाइदर बेनिफिट है नॉर हार्म हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब कि नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म। एक प्लांट जो है उसका जो वो अगर कुछ टॉक्सिन्स छोड़ रहा है तो उसका जो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है, और दूसरे का हार्म हो रहा है। एक का नाइदर बेनिफिट नॉट हार्म, दूसरे का हार्म्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट। एक न्यूट्रलिज्म है। देखो न्यूट्रलिज्म में जो है ना, ये क्या है, ये एक सिचुएशन है जहां दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इस तरह से कि दोनों को ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है ना ही कोई हार्म हो रहा है। ये एक न्यूट्रल इंटरेक्शन है जिसका कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं है दूसरे स्पीशीज में। एक बर्ड और रैबिट एक जंगल में, वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं सेम हैबिटेट में विदाउट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। एक परिंदा और एक रैबिट, एक जमीन में एक आसमान वाला, तो दोनों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ना ही दोनों का कोई फायदा हो रहा है ना ही दोनों का कोई नुकसान हो रहा है। बायोटिक इंटरेक्शंस जो है ना, जो लिविंग बींग्स की इंटरेक्शन है आपस में, ये एक एसेंशियल है, ये एक बैलेंस मेंटेन करते हैं एक इकोसिस्टम में। ठीक है, और अफेक्टिंग सर्वाइवल, बिहेवियर और डिस्ट्रीब्यूशन। सर्वाइवल किसी स्पीशीज का, किसी स्पीशीज का बिहेवियर, किसी स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन एक स्पीशीज का।
वो अफेक्ट करती है एक इन्वायरमेंट। ये इंटरेक्शंस जो है ना वो हेल्प करती है रेगुलेट करने के लिए पॉपुलेशन साइज, उनका रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल कम्युनिटीज में। तो दे आर वेरी, ये बहुत असेंशियल चीजें हैं एक इन्वायरमेंट में, ठीक है। फिर है बायोकेमिकल साइकिल्स। अब हमने बायोटिक इंटरेक्शंस पढ़ी, उनकी डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे ये एक जिस पे जो लिविंग वर्ल्ड है ना वो डिपेंड किस पे करता है, एनर्जी पे, ठीक है, एनर्जी फ्लो पे। और न्यूट्रिशन जो साइकिल है, सर्कुलेशन है, वो अकर करता है थ्रू द इन्वायरमेंट। वो इन्फ्लुएंस करता है किसी चीज़ का, किसी ऑर्गेनिज्म का अबंडेंस भी। ग्रास होगी बहुत ज़्यादा तो डियर बहुत ज़्यादा होगी, रैबिट्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा होंगे। अगर नहीं है तो वो मेटाबॉलिक रेट और जो उनकी चीज़ है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है इकोसिस्टम की, यह सारी मेंटेन करने में हेल्प करता है। कोई भी चीज़ है, एनर्जी फ्लो जो इकोसिस्टम में है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है उनकी वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क और एनर्जीज को अल्टीमेटली परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल, जब हम सांस लेते हैं तो हम सर्वल मिलियन जो एटम्स और एलिमेंट्स हैं वो अपने अंदर लेते हैं। वो हमारे एंसेस्टर्स ने भी लिए होंगे, जो उनमें जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये एलिमेंट्स हैं। 97% ऑफ द जो मास है हमारी बॉडी का, और मोर देन 95% जो मास है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी है, इन्हीं गैसेस से। तो इन एडिशन टू ये अब 15-20 25 जो अदर एलिमेंट्स भी जो हमें ज़रूरत है सर्वाइवल के लिए, हमारी अच्छी सेहत के लिए, प्लांट्स की, एनिमल्स की, सब की। तो ये क्या है, देखो ये एक नेचुरल पाथवे है जिसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, कंपोनेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, वाटर है, जो सर्कुलेट करता है अर्थ के बायोस्फीयर में, लिथोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर में। ये साइकिल्स जो है ना ये बहुत ज़रूरी है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। वो रेगुलेट करती हैं बहुत सारी न्यूट्रिशन की एबिलिटी, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करती हैं। इंपॉर्टेंस क्या बायोकेमिकल, देखो न्यूट्रिशन साइकिल, ये साइकिल इंश्योर्स करती है कि असेंशियल जो न्यूट्रेंट्स हैं वो अवेलेबल है ऑर्गेनिजम्स को। एनर्जी फ्लो ये रेगुलेट करती है एनर्जी का ट्रांसफर इकोसिस्टम में। क्लाइमेट रेगुलेट, फॉर इंस्टेंट कार्बन साइकिल जो है वो इंपैक्ट करती है ग्लोबल के टेम्परेचर को, क्लाइमेट के पैटर्न को, इन्वायरमेंटल, ये इक्विबिलियम मेंटेन करती है। एक बराबर, एक ना ज़्यादा ना कम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उस फिजिकल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए ये साइकिल्स इंपॉर्टेंट है। जब हम डिफरेंट साइकिल्स पढ़ेंगे तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ओके, जैसे न्यूट्रिशन साइकिल है, ये कंटिन्यूस मूवमेंट और एक्सचेंज जो है एसेंशियल न्यूट्रेंट का इकोसिस्टम है। ये साइकिल्स जो है अवेलेबल की ऑफ न्यूट्रल, जैसे सर्वाइवल जो ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल है, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक है। जैसे प्लांट्स जो हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है एल्गे और जो है प्लांट्स हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस सॉइल से, वाटर से और एटमॉस्फेयर से, और कन्वर्ट करती है इस न्यूट्रेंट को ऑर्गेनिक कंपाउंड में फोटोसिंथेसिस और दूसरे प्रोसेस के तरीकों से। फिर जो कंज्यूमर्स हैं, जो हम जो कार्निवोरस हैं या ओमनिवोरस हैं या हर्बीवोरस हैं, ये न्यूट्रिशंस को प्लांट्स को खाते हैं और बाकी ऑर्गेनिजम्स को, हम क्रॉप्स में से राइस, वीट, ये चीज़ें खाते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशंस हमें मिलते हैं, हम इन न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के लिए, सांस लेने के लिए, रिस्पायरेशन के लिए। फिर बैक्टीरियाज ब्रेक डाउन करते हैं इन ऑर्गेनिक वेस्ट को और ये न्यूट्रिएंट दोबारा से रिलीज हो जाते हैं सॉइल, वाटर और एटमॉस्फेयर में, और मेकिंग देम अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसर्स, फिर से दोबारा प्रोड्यूसर्स को। तो ये क्या है, एक साइकिल चल रही है, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है वो स्टोर किए जाते हैं टेम्परेरी सॉइल, वाटर और एटमॉस्फेयर या रॉक्स में, ठीक है। इसमें भी दो तरीके की जो है न्यूट्रिशन साइकिल के दो तरीके की साइकिल होती है, ठीक है। एक तो हो गई आपकी गैसियस साइकिल होती है और एक होती है सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। ये जो है साइकिल्स जो है नेचर पे कि उनका रिजर्वायर कहाँ है, अगर एटमॉस्फेयर में उसका रिजर्वायर है तो उसको गैसियस साइकिल भी कहते हैं, अगर उसका जो है लिथोस्फेयर में है तो उसको जो है सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन उसके ओरिजिन वो कहाँ उनको स्टोर करती हैं साइकिल्स, ठीक है, उसको हम लोग जो है गैसियस और सेडिमेंट्री साइकिल में जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो गैसियस साइकिल उस टाइप की सारी न्यूट्रिएंट साइकिल होती हैं जिनका मेन रिजर्वायर, जिनका मेन स्टोरेज जो है न्यूट्रिशन का वो एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर, ओशन में होता है या फिर एटमॉस्फेयर में होता है। ये साइकिल जो है प्राइमली इन्वॉल्व होती है एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स इन गैसियस फॉर्म बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गैसियस साइकिल की, देखो एलिमेंट्स जो है वो मूव करते हैं क्विकली थ्रू इकोसिस्टम्स बिकॉज गैसियस जो है वो कैन बी ट्रांसफर्ड ईजिली
ये जल्दी क्यों मूव करते हैं? देखो एलिमेंट्स जो है ना, कैरेक्टरिस्टिक गैसीय साइकिल जो है ना, वो जल्दी मूव करते हैं इकोसिस्टम में, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट की जाती है विंड, वाटर या करंट या बायोलॉजिकल प्रोसेस से, और ये क्रिटिकल रोल प्ले करती है अर्थ के जो है क्लाइमेट और सस्टेन करने के लिए लाइफ। जैसे वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल के बारे में पता होगा, जैसे हाइड्रोलिक साइकिल है, ये कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है अर्थ के जो पानी का विद इन द अर्थ और एटमॉस्फेयर। बहुत सारी वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, अलो करती हैं वाटर को चेंज करने के लिए उसकी फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ट्रैवल करती है डिफरेंट रिजर्वायर में, जैसे कभी ओशन में, लेक्स में, रिवर्स में, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, एटमॉस्फेयर। ये हज़ारों सालों से चला आ रहा है। शायद जो पानी हमने आज पिया वो हज़ारों साल पहले किसी और ने भी पिया होगा। जैसे इवेपोरेशन होता है, समुद्र का पानी जो है या पानी वाटर बॉडी कोई भी है, वो जब हीट होती है तो वो क्या है, एवेपोरेट होती है, फिर वो कंडेंस होती है, फिर बारिश होती है, फिर बारिश जब नीचे ज़मीन पे गिरती है ना, कुछ पानी जो है इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है सॉइल के अंदर, कुछ जो है रन ऑफ रिवर्स के द्वारा जो है दोबारा से ओशंस और लेक्स में चला जाता है, फिर से एवेपोरेट होता है यहाँ से, फिर जो है एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर बारिश होती है, हमारी क्रॉप्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये एक वाटर साइकिल है ना। कार्बन साइकिल देखो, कार्बन साइकिल जो है वो डिस्क्राइब मूवमेंट और एक्सचेंज ऑफ कार्बन बिटवीन दी अर्थ का बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ओशन और जियोस्फीयर में। कार्बन जो है ना, ये एक असेंशियल एलिमेंट है सारे लाइफ के लिए, और प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल किस तरीके से अर्थ का जो है क्लाइमेट जो है वो रेगुलेट होगा। हम कहते हैं कि जो है हम बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो उससे कार्बन निकल रहा है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम बात होती है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, तो ये इस चीज़ों से होता है। जैसे रिजर्वायर से देखा है ना, रिजर्वायर्स। देखो एटमॉस्फेयर जो है वो जो है एटमॉस्फेयर जो है कंटेन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है, और मेथीन CH4, इस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में होता है। बायोस्फेयर में जो है कार्बन जो है वो स्टोर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, या सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर्स में। ओशन में जो है वो डिजोल्व्ड कार्बन होता है, जो बायोकार्बोनेट और कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, मरीन ऑर्गेनिज्म और सेडिमेंट्स में। जियोस्फेयर में इंक्लूड जो फॉसिल फ्यूल है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, लाइमस्टोन या दूसरे कार्बोनेट रॉक्स में। फॉसिल फ्यूल डिपॉजिट जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज होते हैं कार्बन की, वो फॉर्म फ्रॉम एंशिएंट ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, प्रोसेस क्या है देखो, कार्बन जो है प्रोसेस, कार्बन साइकिल का मैं प्रोसेस बताता हूँ। देखो फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स, एल्गेज और कार्बन जो काइनोबैक्टीरियाज हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, CO2 अब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट करते हैं उसको ग्लूकोज में। किसका मदद से? सनलाइट की मदद से। करते हैं कि नहीं करते? अब देखो इक्वेशन जैसे CO2 है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये H2O सनलाइट की मदद से, C6H12O6 है ना, प्लस O2 ग्लूकोज और ऑक्सीजन है ना। अब देखो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं तो फिर क्या है, रिस्पायरेशन का ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिलीज करते हैं CO2। जब सांस हम लेते हैं हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में वापस से। बाई ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज फ्रॉम फॉर एनर्जी, हम एनर्जी के लिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं कि नहीं? ठीक है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब डिकम्पोजर्स जो है बैक्टीरिया, फंगाई जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स को और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल में। समझे? और फिर जो है कंबंशन, जैसे फॉसिल फ्यूल का कंबंशन, जैसे फॉसिल फ्यूल, बायोमास, वुड रिलीज, ये भी एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। ओशनिक एटमॉस्फेरिक एक्सचेंज, देखो CO2 जो एब्जॉर्व किया जाता है और रिलीज किया जाता है ओशन के द्वारा। ओशन एक्ट करता है बोथ, एक कार्बन का सिंक भी और रिसोर्स भी। ठीक है, सेडिमेंट्री और रॉक्स में कार्बन जो है फ्रॉम डेड मरीन ऑर्गेनिजम्स वो सेटल्ड है ओशन सरफेस पे और एक फॉर्म करता है सेडिमेंट्री रॉक्स, जैसे लाइमस्टोन या जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल्स में वेल्कोनिक एक्टिविटीज से जो है रिलीज होता है कार्बन फ्रॉम डीप विद इन अर्थ से एटमॉस्फेयर में। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो ये जो है देखो ना एक साइकिल है। मैं आपको इस साइकिल का यहाँ एक समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ लो प्लांट्स ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये CO2 जो है एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, ये प्लांट्स में गया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, ठीक है। अब जो क्या है, और यहाँ पे जो है ये प्लांट्स है, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे भी तो CO2 होगा ना, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे उसका भी CO2 ब्रेक डाउन होगा, वो ना, वो भी तो अर्थ के अंदर ही है, CO2 है ना, तो वो भी जो है प्लांट्स में जाएगा ना, प्लांट्स तो जमीन में ही है ना, तो ये डेड मैटर्स का, ठीक है। अब रिस्पायरेशन जो हम करते हैं ह्यूमन से, समझ लो वो रिस्पायरेशन करता है, जो वेस्ट मटेरियल है उससे भी तो CO2 निकला है, ठीक है, वो CO2 एटमॉस्फेयर में गया है ना। जो हमारा वेस्ट है उससे CO2 जो है वेस्ट जो है क्या सॉइल में गया, ये CO2 सॉइल का। इस तरीके से ये सर्कल चल रहा है कि नहीं?
प्लांट्स जो है CO2 ले रहे हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, और ये कुछ वेस्ट मटेरियल का CO2 अर्थ में चला गया, कोई एटमॉस्फेयर में चला गया, और ये ओवर द ईयर जो है प्लांट्स में गया, प्लांट से फिर से एटमॉस्फेयर में चला गया। ठीक है, इस तरीके से ये सर्कल चलता है। कार्बन जो है ना, कार्बन एक्चुअली जो है वो एटमॉस्फेयर में CO2 की फॉर्म में होता है। ठीक है, ओके। अब है दूसरा नाइट्रोजन साइकिल। देखो ये डिस्क्राइब किया जाता है मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन थ्रू द एटमॉस्फेयर, जैसे बायोस्फेयर में, लिथोस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में। नाइट्रोजन जो है ये क्रिटिकल एलिमेंट है लाइफ के लिए। एक बात समझ लेना, जैसे अमोनिक एसिड, देखो लेकिन एक बात याद रखना कि नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में नहीं है। नाइट्रोजन जो है ना वो एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट प्रोटीन का भी है। 16% जो वेट होता है ना प्रोटीन का, वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है ना बाई वेट ऑफ प्रोटीन जो है 16%, और इसकी जो है इनएग्जॉस्टेबल, देखो ना 78%, ऑल थ्रू 78% जो नाइट्रोजन गैस से है वो है एटमॉस्फेयर में। लेकिन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, वो कन्वर्ट करते हैं उसको एक यूजेबल फॉर्म में। किस? नाइट्रोजन फिक्सेशन से, कन्वर्जन ऑफ जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में और रिलेटेड कंपोनेंट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। ठीक है, कंपोजिशन देखो, बायोलॉजिकल कंपोजिशन जैसे परफॉर्म करते हैं भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जैसे राइबोसोम्स हैं, जो लिगामेंट्स में भी होता है, लिग्यूमेन में भी होता है, जो रूट्स होते हैं ना पेड़ की नड्यूल्स में, उसमें होता है ये बैक्टीरिया, ये जो है फ्री लिविंग बैक्टीरिया जैसे एस्टोबैक्टर है, ये फिक्स करते हैं बायोलॉजिकली। फिजिकल फिक्सेशन जैसे लाइटनिंग या इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी जो है N2 को ना कन्वर्ट करते हैं हम नाइट्रेट्स में, और नाइट्रोजन को अवेलेबल और मेक नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर प्लांट्स इन ह्यूमंस। ठीक है, इस तरीके से इसका फिक्स है। नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्ट करते हैं हम अमोनिया को जो है वो एमोनियम में और इनटू नाइट्रेट्स, और फिर नाइट्रेट्स को जो है बाय नाइट्रीफाइंग इनटू नाइट्राइट्स, NO3, NO4 से NO3, ये NO2, ये कि बैक्टीरियाज वेरियसली ये फिक्स करते हैं। जैसे नाइट्रोसोम से जो कन्वर्ट करता है NH4 को NO2 में। अच्छा, नाइट्रो बैक्टीरिया है। इंपॉर्टेंट नाइट्रेट्स जो है ना वो ऑब्जॉर्ब किए जाते प्लांट ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिमिलेशन देखो, प्रोसेस जो है ना, प्रोसेस जो है प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट्स को और अमोनियम को सॉइल से, मिट्टी से। ठीक है, और टू सिंथेसाइज, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए जरूरत होती है ना न्यूक्लिक एसिड और बाकी और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट्स। एनिमल्स जो है ऑब्टेन करते हैं नाइट्रोजन को प्लांट्स और एनिमल्स को खा के कंज्यूमर्स। ठीक है, डिकम्पोज होता है। फिर देखो अब डिकम्पोजिशन जो बैक्टीरिया और फंगाई जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन्स को फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। जब डेड ऑर्गेनिज्म एक मर गया उसके बीच में तो होगा ना नाइट्रोजन, फिर वो उसको डिकम्पोज करते हैं और फिर वो दोबारा से मिट्टी में चला जाता है एज अमोनिया या फिर अमोनियम, और रिसाइकलिंग नाइट्रोजन विद इन द इकोसिस्टम। फिर वो जो है प्लांट्स लेते हैं रूट्स से। ओके, ठीक है, इस तरीके से वो दोबारा से वो सर्कल चलता है। समझेंगे नहीं? नाइट्रोजन जो है वो कहाँ से प्लांट्स में आता है, डिकम्पोजिशंस के थ्रू, फिर वो नाइट्रोजन फिक्सेशंस होती है इस तरीके से। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म है। CO2 जो है, बाकी जो मैंने गैसेस का वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये जो है गैसियस साइकिल्स जो चलती है। फिर हमने पढ़ना है सेडिमेंट्री। ये जो है मूवमेंट नाइट्रोजन और एलिमेंट का प्राइमरली किसके लिए? थ्रू अर्थ के क्रस्ट, सोइल और सेडिमेंट से। अनलाइक जो गैसेस हैं कार्बन या नाइट्रोजन साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल जो उनका मेन रिजर्वायर अर्थ है, ना कि एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, इंक्लूडिंग रॉक्स और मिनरल्स। ये साइकिल्स जो है ये इन्वॉल्व होती है वेदरिंग, जब रॉक की होती है टूटती फूटती हैं, वो ट्रांसफर होते हैं ये मिनरल, इनका डिपोजिशन होता है वाटर बॉडीज में या मिट्टी में, सॉइल में। ठीक है, और ऑफन मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इनको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये वाटर की तरह नहीं है कि सीजन में कंप्लीट हो जाएगा, इनके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। देखो जैसे फास्फोरस साइकिल है, ये है रॉक्स, सॉइल या सेडिमेंट्स में या पानी में होता है। ठीक है, साइकिल टाइप सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे है, फास्फोरस जो है वो प्राइमरी स्टोर किए जाते हैं अर्थ के क्रस्ट में। स्लो साइकिल हो जाए, जियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे वेदरिंग और सेडिमेंट्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं इनको पूरा करने में। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स इट टेक्स टू कंप्लीट। वही जैसे सबसे पहले फास्फोरस साइकिल में देखो क्या वेदरिंग होगी, एक फॉस्फेट का जो मिनरल है किसी रॉक में वो रिलीज होगा सॉइल में वेदरिंग से या वाटर में थ्रू जो है वेदरिंग प्रोसेस, जो विंड, रेन या बाकी नेचुरल प्रोसेसेस से। अब वेदरिंग क्या है वो आप ज्योग्राफी की जो NCERT मैंने आप प्ले लिस्ट में जाके देखो, वहाँ से देख सकते हो कि वेदरिंग प्रोसेस कैसे होती है। हम आगे भी पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। जब रॉक पे वेदरिंग होती है, रेन पड़ती है, केमिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल बाकी कोई नेचुरल
कंडीशन से, विंड से, तो क्या रॉक टूटेगी, उसमें से जो फॉस्फेट है वो रिलीज होगा, ठीक है, वो पानी में जाएगा या मिट्टी में। ये जो है रिलीज्ड जो फास्फोरस है वो अवेलेबल होगा एज ए फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन सॉइल में या वाटर में। अब ये अब्जॉर्ब कैसे किया, देखो प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं इस फास्फोरस आयंस को मिट्टी से, उनकी रूट्स के थ्रू। ये फॉस्फेट यूज किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जैसे न्यूक्लिक एसिड है, एटीपी है, या फास्फोलिपिड है। अब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने कंज्यूम कर लिया। अब मूवमेंट थ्रू फूड चेन, देखो एनिमल जो है ऑब्टेन करते हैं फास्फोरस बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को जब कंज्यूम करते हैं तो हमें फास्फोरस मिलता है, वो हमारी बोन्स, हड्डियां, दांत, टिश्यूज जो एनिमल्स में उनको उनके लिए जरूरत होती है फास्फोरस की, समझे। फिर जब ये प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं तो डीकम्पोज करता है बैक्टीरिया और फंगिया, इनको ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, और फिर से ये मिट्टी और पानी में जो है वापस चला जाता है। तो राउंड हुआ कि नहीं, एक साइकिल चली कि नहीं, मिट्टी से जो है प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स से एनिमल्स ने लिया, प्राइमरी कंज्यूमर्स, टर्शरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने, फिर वो जब मर गए फिर से जो है डीकम्पोजर्स ने जो उनको डीकम्पोज किया, फिर मिट्टी में चला गया, फिर से प्लांट्स ने उनकी जड़ों से जैसे भी करके वो जो है रॉक्स में चला गया, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स में लोग वेदर होगा, रॉक उसमें से टूटेगा, फास्फोरस निकलेगा, फिर मिट्टी में जाएगा। तो सेडिमेंटेशन, फास्फोरस जो है वाटर बॉडीज में वो सेटल हो जाते हैं एक सेडिमेंट्री रॉक में। ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल मेनी जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूज करते हैं इस डिजोल्व, जो कोई तो मिट्टी में भी, बहुत सारे पानी में डिजोल्व हो जाता है फॉस्फोरस, तो शेल स्केलेटन से जो इवेंचुअली कंट्रीब्यूट करता है सेडिमेंट। देखो जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, जब ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है ना, तो जब देखो आप क्या करोगे, समझ लो समुद्र है, इसके किनारे पे यहाँ फास्फोरस जाके सेडिमेंट से, रिवर्स की एक्शन से या विंड से जो है यहाँ आके इकट्ठा हो गया नीचे, ठीक है। अब जियोलॉजिकल एक्टिविटी से ये अपलिफ्ट होगा तो ये फास्फोरस जो रिच सेडिमेंट है ये एक्सपोज हो जाएगा हवा में, सामने वेदर में, ठीक है। तो वेदरिंग होगी, रीसाइकलिंग, रीस्टार्ट हो जाएगा इसकी साइकिलिंग दोबारा से, तो वो दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक सल्फर साइकिल, देखो सल्फर साइकिल भी जो है ना, ये भी एक जियोकेमिकल साइकिल है जो डिस्क्राइब किया मूवमेंट जो सल्फर का है लिथोस्फीयर में, अर्थ की क्रस्ट में, हाइड्रोस्फीयर पानी में, या एटमॉस्फेयर या बायोस्फीयर में। सल्फर जो है ना एक एसेंशियल है लाइफ के लिए, की कंपोनेंट है, अमोनिया एसिड है ना, विटामिन्स के लिए, को एंजाइम्स के लिए। ये लोकली भी और ग्लोबल स्केल पे भी जो है काम करता है ये साइकिल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मूवमेंट में। जैसे ये सल्फर भी जो है वेदरिंग रॉक्स में पाया जाता है, जो स्टोर होता है रॉक्स और मिनरल्स में, ये रिलीज होता है अर्थ में, सॉइल में, थ्रू वाटर के या वेदरिंग प्रोसेस से। सल्फर फॉर्म्स सल्फेट्स जो सोलेबल होता है और अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, फिर वही काम चलता है, फूड चेन में जाता है, मूवमेंट होती है प्लांट्स की तरफ, फिर डीकम्पोज होता है, फिर ऑक्सीडेशन होता है, फिर जो है रिडक्शन, फिर वोल्केनिक एक्टिविटी से, सेडिमेंटेशन से। एक फॉस्फोरस जैसे ही सिमिलर है ना, इसका रिजर्वायर जो रॉक्स और मिनरल्स में, ओशन में, सॉइल में, एटमॉस्फेयर में, सल्फर गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी होता है या हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्म में भी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे सल्फर जो है फाउंड होता है प्रोटीन, एंजाइम्स और बाकी भी बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स में भी। तो वो सेम थोड़ा सिमिलर प्रोसेस है फॉस्फोरस साइकिल से, है ना, थोड़ा अलग है नो डाउट, लेकिन इन जनरल अगर मैं बताऊं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये डिफरेंट साइकिल्स जो है चलती है एक इकोसिस्टम्स को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, समझे। एक लास्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक रहता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, ठीक है, उसको हम पढ़ लेते हैं और फिर हम जो है खत्म करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, देखो इकोसिस्टम चेंज होता है और डेवलप होता रहता है ओवर द टाइम, है ना। ये रेफर एक ग्रेजुअल या प्रिडिक्टेबल रिप्लेसमेंट होता है एक कम्युनिटी ऑफ स्पीशीज से दूसरी के साथ किसी एरिया, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज कॉलोनाइज करते थ्राइव, दो टाइप की, देखो हम सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ते हैं हमें। ये अगर होता है जिस एरिया में जहां कोई सॉइल नहीं थी, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रीवियसली एग्जिस्ट नहीं करता था, एक बेयर रॉक थी या लावा था, फ्लो हुआ, और एक न्यूली एक्सपोज जो एरिया है फ्रॉम आफ्टर ग्लेशियर रिट्रीट। देखो इस एरिया में ग्लेशियर था तो ग्लेशियर पिघल गया, अब इसके नीचे क्या है, एक बेयर रॉक है और कुछ नहीं ग्लेशियर के नीचे, ठीक है। अब यहां पे अगर कोई चीज पैदा होनी शुरू होगी, इट में टेक्स ईयर्स, है ना। तो ये है प्राइमरी सक्सेशन, पहली बार हो रहा है, या किसी पत्थरीला एरिया, पत्थरों पे पहली बार जो कुछ हो रहा है वो है प्राइमरी सक्सेशन, जहां पहले नहीं था कोई, या फिर कोई लावा फ्लो हुआ है, समझ लो अर्थक्वेक हुआ, लावा से जो है पूरा जो है मैग्मा फ्लो होके एक एरिया में, अब वो रॉक्स बन गई, लावा ठंडा हो गया, उसके ऊपर जो मिलियंस ऑफ ईयर्स या हजारों साल बाद कुछ पहली बार जो कुछ पैदा हो रहा है, ठीक है, वो प्राइमरी होता है,
ठीक है। सेकेंडरी में जो है, अब प्राइमरी में भी जो है ना स्टेजेस है। पाइनियर स्टेज, जब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनाइज करेगा उस बेयर लैंड को जिसपे कुछ नहीं है, लिचेंस या मोसिस जो है वो है, ये ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अडाप्ट करेगा इस हार्श कंडीशन को और सर्वाइव करेगा बहुत कम रिसोर्सेज के साथ, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। ठीक है। अब ये जो लीचेंस और मोसिस है, ये जो है सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ये इन रॉक्स के ऊपर, जिसके ऊपर ये पैदा हुआ है, ये इस रॉक को ब्रेक डाउन करेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में और रिलीज करेगा ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है। अब बहुत सारे न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे उस मिनरल रॉक से। ठीक है। और सॉइल जो है आहिस्ता आहिस्ता बनेगी। अब एस्टेब्लिशमेंट देखो, पाइनियर स्पीशीज जो है ना वो इस रॉक्स को बना कर ना, इस रॉक को ब्रेक डाउन करके खुद मर जाती है, स्पीशीज डिकम्पोज होती हैं। ठीक है। और ये कंट्रीब्यूट, जब ये पाइनियर स्पीशीज जो है लीचेंस सीचेंस ये मोसिस जो है, कुछ नीले नीले आप देखते हो ना कुछ पत्थरों के ऊपर जो होता है ग्रीन कलर की घास, ये ऑर्गेनिक मैटर्स जो है ये जब मर जाती है इधर भी तो ऑर्गेनिक मैटर पैदा हो जाते हैं। अब रॉक को तो उन्हें ब्रेक डाउन करके सॉइल बना दिया, यहाँ पे खुद मर गया, खुद डेड हो गया, तो उससे ऑर्गेनिक मैटर्स भी हो गए और सॉइल डेवलप हो गई। अब स्मॉल प्लांट्स जैसे ग्रास या फिर हर्बिकस प्लांट्स जो है वो पैदा होने लग जाते हैं। ठीक है, इस सॉइल पे, और एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज करने लगा और नई स्पीशीज के लिए रिसोर्स। अब इंटरमीडिएट स्टेट देखो, लार्ज प्लांट इंक्लूडिंग श्रब्स या स्मॉल ट्री जो है ना ये इस सॉइल पे आहिस्ता आहिस्ता पैदा होने लग जाए नेचुरली और मोर डेवलप और रिचर न्यूट्रिशन। एट दिस स्टेज जो है ना बहुत सारे नई स्पीशीज प्लांट्स और हर्बीवोरस की वो अपेयर होने लग जाती है और बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाए। क्लाइमैक्स स्टेज पे क्या था, फाइनल स्टेज पे एक स्टेबल और मैच्योर कम्युनिटीज पैदा हो जाती है, जैसे पाइन ओक, बड़े प्ले। तो ये एक क्या है, ये एक हमें एक सक्सेशन जो है, मतलब एक रॉक थी, कुछ नहीं था। ठीक है, एक पत्थर था, वो टूटा छोटे 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 पार्टिकल्स में। पहले इसके ऊपर छोटे छोटे लीचेंस माउसेस जो हैं कुछ हुए हैं ना। ठीक है, इसने इसको तोड़ दिया छोटे 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 चीज़ों में। ठीक है, अब ये लीचेंस विचेंस जो मोसेस हैं ये टूट के जो है ऑर्गेनिक मैटर्स जो है यहाँ पैदा करेंगे। तो ओवर द ईयर ये टूट के जो है यहाँ सॉइल बन जाएगी। अब सॉइल पे जो है अब थोड़ा थोड़ा ग्रास व्रास कुछ पैदा होने लग जाएगा ओवर द ईयर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट भी हो गया जो डेड लीचेंस थे। ठीक है, ये सॉइल से जो है ग्रास व्रास हो जाएगा। इट टेक्स ईयर्स। फिर ग्रास के बाद आस्ता आस्ता जो है ट्रीज आने लग जाएगी। फिर ट्रीज के बाद जो है कम्युनिटीज कम्युनिटी स्टार्ट होने लगी ना, बिल्डअप होने। ठीक है, इस तरीके से एक रॉक थी पहले, रॉक से जो है मल्टीपल चीज़ें जो है होनी स्टार्ट हुई, फिर एक फॉरेस्ट बन जाएगा। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स चाहे, लेकिन इस तरीके से जो है सक्सेशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सक्सेशन जो होता है, इंटरमीडिएट स्टेज, क्लाइमैक्स स्टेज। अब ये जो है जहाँ कुछ भी नहीं था वो था प्राइमरी सक्सेशन में, जहाँ पहले कुछ नहीं था। सेकेंडरी सक्सेशन जो अकर करता है उन एरिया में जहाँ एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब या डिसरप्ट हो गई है, बट सोइल और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रह गए। समझ लो फॉरेस्ट फायर हो गया, फायर या फ्लड या हरिकेन्स या डिफोरेस्टेशन या कोई एग्रीकल्चर किसी ने छोड़ दिया है ना, क्लियर। और मच ऑफ द वेजिटेशन और सॉइल जो है वैसी की वैसी है, कुछ बीज या कुछ जड़ें जो है कुछ न्यूट्रिशंस रह गए। ठीक है, अर्ली वहां क्या होगा, सबसे पहले कि जंगल था, एक पूरा आग लगी, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वहां जड़ें वड़ें तो है ना, घास की कुछ जड़ें, कुछ दाने, कुछ बीज जो पहले जंगल था वो खत्म। वहां जो है वीड, ग्रास और हर्ब्स जो है पहले फर्स्ट प्लांट्स टू ग्रो, और ऑफन काल इनको प्राइमरी स्पीशीज भी कहते हैं इन सेकेंडरी सेशन में। ठीक है, ये प्लांट्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं हार्बीवोरस कुछ स्मॉल एनिमल्स को। ठीक है, तो अब घास वास पैदा होगी, वहाँ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ग्रास ऊपर आस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे, और वहाँ स्पीशीज़ जो है डाइवर्सिटी हो जाएगी उस एरिया में। आहिस्ता से स्पीशीज़ अलग अलग टाइप के आने लग जाएंगी फूड के लिए, तो डाइवर्सिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, जैसे ही सॉइल भी और न्यूट्रिशन में रिच होगी, बाकी प्लांट्स, श्रब्स जो है, स्मॉल ट्रीज वो भी ग्रो होने लग जाएंगे। एनिमल स्पीशीज़ जो डिपेंड करते हैं इन प्लांट्स पे फूड के लिए, शेल्टर के लिए, वो वापस आएंगे। ठीक है, और एक ओरिजिनल कम्युनिटी दोबारा से असेंबल होने लग जाएगी। ठीक है, और एक मैच्योर को और ओवर द टाइम वेजिटेशन जो है और एस्टेब्लिश हो जाएगी, लार्ज ट्री ग्रो होने लग जाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स फूड चेन डेवलप हो जाएगा। तो ये क्लाइमैक्स स्टेज है। मतलब देखो, ये एक फॉरेस्ट था, ये फॉरेस्ट था। ठीक है, यहाँ ग्रास व्रास सब कुछ था, बीज बीज थे, इस पे फायर हुई, ये जल गया, पूरा एरिया खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा, एक बेयर लैंड है। ठीक है, एक बेयर लैंड है। ठीक है, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे तो अर्थ में तो कुछ चीज़ें रह गई ना, बीज बीज जड़ें वड़ें इनकी है ना, तो ये थोड़ी थोड़ी ग्रो होंगी आहिस्ता आहिस्ता। जब ये थोड़ी थोड़ी ग्रो होंगी तो ओवर द टाइम जब ये ग्रो हो जाएंगी तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है और चीज़ें जो है, पाइनियर एनिमल जो है, घास चरने वरने आएंगे यहाँ पे। ठीक है, जब ये बड़ा एरिया ग्रो हो गया दोबारा से, टेक ईयर्स, तो फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता इन एनिमल्स को खाने के लिए बहुत सारे प्रीडेटर्स भी आएंगे। ठीक है, तो ये दोबारा से जो है एक
मतलब शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन, मतलब कि जहां पहले कुछ था, फॉरेस्ट था, कुछ भी था, वो खत्म हो गया, फिर दोबारा से सक्सेशन स्टार्ट हुआ, ये सेकेंडरी सक्सेशन है। और प्राइमरी सक्सेशन जहां पहले एक पत्थर थे, बस कुछ नहीं था, या मोल्टन मैग्मा से कुछ था, एक बियर कुछ था। ये है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के दो एग्जांपल्स। ठीक है, नहीं समझ आया तो यू कैन टेल मी। ओके, अब हम दो चीज़ें एक दो टॉपिक पढ़ते हैं, फिर हम उसके बाद जो है ऑटोजेनिक और ओलोजेनिक सक्सेशन पढ़ते हैं। ठीक है, फिर ऑटोट्रॉपिक और ये पढ़ के हम लोग छुट्टी करते हैं। देखो, ऑटोजेनिक मतलब ऑटोजेनिक सक्सेशन रेफर टू एक इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल चेंज जो ड्रिवन बाय इंटरनल प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम इटसेल्फ। इन अदर वर्ड, द चेंज इन एनवायरनमेंट कॉज्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट विद इन। देखो, ऑटोजेनिक सक्सेशन वो होता है जहां पे इकोसिस्टम में खुद से कुछ इंटरनल प्रोसेस, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट हैं इकोसिस्टम में, वो खुद से कुछ चेंजेस लाए। मतलब ये प्रोसेस लार्जली बायोलॉजिकल है और चेंज अकर होती है एज ए रिजल्ट ग्रोथ, डेथ या इंटरेक्शन से स्पीशीज में को, मतलब ऑटोजेनिक सक्सेशन। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ रह रहे हैं उनकी कुछ हरकतों की वजह से कुछ होना, चेंजेस आना इकोसिस्टम। ऑटोजेनिक, अपने आप से कुछ चेंजेस आने विद इन इकोसिस्टम में, उनके इंटरेक्शन से, चाहे लाइन और डियर के बीच में टफनेस, वॉर चल रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को नहीं, लाइन ही मार रहा है, या ग्रास के ऊपर, तो एक आपस में जो है ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंटरेक्ट करके जो चेंजेस ला रहे हैं उनको कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन जो होना। ठीक है, वहाँ के जो है स्पीशीज इंटरेक्शंस की वजह से जो चेंजेस अकर होती हैं। एलोजेनिक सक्सेशन, ये इकोलॉजी की जो ड्रिवन जो एक्सटर्नल किसी फैक्टर्स की वजह से, कोई एबायोटिक फैक्टर की वजह से, रादर देन जो है ऑर्गेनिजम्स जो इकोसिस्टम में रह रहे हैं उनकी वजह से नहीं, लेकिन बाहर के कोई इंपैक्ट से या किसी कोई नॉन लिविंग फैक्टर से, जैसे क्लाइमेट से या नेचुरल डिस्टर्ब, जैसे फायर या फ्लड या वोल्केनिक इरप्शन से या दूसरे फैक्टर से जो है वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, कोई एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है ना, वहाँ पे जो आग लग गई, खत्म हो गया सारा, वो एलोजेनिक, वो बाहर से आया हुआ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो सक्सेशन होना। ऑटोजेनिक मतलब इंटरनल फैक्टर, खुद की वजह से। ठीक है, ऑटोट्रॉप सक्सेशन एक और है, एक ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप सक्सेशन ये प्रोसेस है जहाँ इकोसिस्टम जो प्रोग्रेस कर रहा है थ्रू स्टेजेस वेरियस एनर्जी फ्लो जो डोमिनेट कर रही है ऑर्गेनिजम्स को। एग्जाम्पल देखो, एक फॉरेस्ट है समझ लो, वो प्राइमरी सक्सेशन अंडरगो हुआ है। ठीक है, मतलब प्राइमरी सक्सेशन हमने पढ़ा ना, जहाँ बेयर रॉक था वहाँ से जो है कुछ एल्गे ब्लूम हुए, कुछ ग्रास हुआ, पैदा हुआ, फिर वहाँ से कुछ नहीं था पहले। ऑटोट्रॉप्स प्लांट जैसे ग्रास और जो श्रब्स हैं वो कोलोनाइज कर रही हैं किसी बेयर रॉक को, मतलब कुछ नहीं था, खाली पथरीला सा है ना। ओवर द टाइम ये प्लांट्स जो हैं प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को और वहाँ की मिट्टी को और फर्टाइल कर रहे हैं। ठीक है, इससे मदद मिल रही है कि बड़े प्लांट्स वहाँ ग्रो हो सके फर्टाइल लैंड पे। इवेंचुअली बड़े प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है, मतलब डिफरेंट डाइवर्सिफाइड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्रोसेस जो है ड्रिवन बाय ग्रोथ ऑफ किसकी ग्रोथ, ऑटोट्रॉप स्पीशीज की ग्रोथ से एट ईच स्टेज विच सपोर्ट ए कॉम्प्लेक्स फूड्स बेस्ड ऑन ऑटोट्रॉप्स। मतलब ऑटोट्रॉप सक्सेशंस में क्या है कि खुद प्लांट अपने आप से जो ग्रो हुए हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं बाकी कम्प्लेक्स फूड चेन्स को बेस्ड ऑन ऑटोट्रॉप्स। मतलब कि जो प्लांट्स, जो लार्ज श्रब्स भी ग्रो हुए हैं वो इवेंचुअली तो अपने आप से हुए हैं ना, तो ये होती है जो अपने आप से सक्सेशन हुआ है। ठीक है, अपने आप से ग्रो हुए, पहली बार लिचन्स मोसिस वो ब्रेक डाउन हुए, रॉक को ब्रेक डाउन किया, फिर जो ग्रास व्रास ग्रो हुई, लैंड फर्टाइल हुई, फिर वो डीकम्पोज हुए, फिर से डीकम्पोज होने से लैंड फर्टाइल हुई और फिर से दोबारा से वहाँ पे बड़े ट्रीज ग्रो हुए फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल की वजह से। तो अपने आप से ऑटोट्रोपिक सक्सेशन विदाउट किसी एक्सटर्नल हेल्प के। ठीक है, हेटेरोट्रोप्स होता है जो अंडरगो उन एरियाज में जहां सेकेंडरी सक्सेशन होता है, प्राइमरी नहीं, जहां फॉरेस्ट रिकवर कर रहा है किसी फायर से या ग्रोथ ऑफ ऑटोट्रॉप प्लांट्स सपोर्ट कर रहा है हर्बिवोरस जैसे इंसेक्ट, स्मॉल प्लांट, ये जो है ये सेकेंडरी सक्सेशन में होता है जहां एनर्जी फ्लो और प्रोग्रेशन इकोसिस्टम में वो डोमिनेटेड बाय हेटेरोट्रॉप्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंड करते हैं कंज्यूम करके दूसरे ऑर्गेनिजम्स। इस टाइप की सक्सेशन में फोकस होता है डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म जैसे हार्बीवोरस, कार्निवोरस और जो रेवलाई करते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे अपने सर्वाइवल के लिए। ऑटोट्रॉप्स की तरह नहीं कि अपने ही बलबूते पे वो जो है ग्रो कर रहे हैं, नहीं, वो दूसरे पे, ठीक है, दूसरे पे डिपेंड है। प्लांट जैसे एस्टैब्लिश करते हैं, जैसे एज प्लांट्स एंड हार्बीवोरस जो एस्टैब्लिश देमसेल्फ, कार्निवोरस जो है बर्ड्स, प्रेडेटर या स्कैवेंजर्स जो हैं वो वापस आ जाते हैं। मैंने बताया ना, जैसे यहाँ प्लांट्स अच्छे हो गए, ग्रो हो गया, सब कुछ है ना, इंसेक्ट्स हो गए, तो बाहर से एनिमल्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे खाना वाना है, तो ये जो है ये हेटेरोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप ये वापस आ रहे हैं इन पे डिपेंड होने के लिए। ठीक है,
तो ये सारा था, ये बहुत थोड़ा आज मेरा लेंथी हो गया चैप्टर। हम लोग, मैं ट्राई करूँगा कि ब्रेक डाउन करके हम लोग करने की कोशिश करें, मैक्सिमम 1 आवर्स करें, लेकिन उतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा मैंने अगर कहीं जल्दी कर दिया तो मुझे बताना, आप कहीं कोई टॉपिक समझना है और कोई सजेशन हो तो वो भी बताना, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा जल्दी करना है हमें थोड़ा, ताकि हम लोग समझ भी आ जाए और जल्दी भी हो जाए, ठीक है। लेकिन हम लोगों को कुछ चैप्टर्स जो हैं, कुछ टॉपिक्स ब्रेक डाउन भी करने पड़ते हैं, तो उसके लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो हम लोग आगे चल के डिफरेंट इकोसिस्टम्स पढ़ेंगे, इक्वेटिक इकोसिस्टम कैसे चलता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैसे चलता है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू, गुड बाय।